रूस को उसके किए की सजा देने के लिए यूरोपीय देश नई रणनीति बना रहे हैं। रूस को रोकने के लिए बात अब प्रतिबंधों से आगे बढ़ेगी। तैयारी यह है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई रूस से की जाएगी। ये कैसे होगी, ये हम अंशुमान जी से समझें। उससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $9 बिलियन प्रति माह चाहिए। सर, रूस से भरपाई कैसे की जाएगी, क्या तैयारी है? शुभम, अब जो अगला चरण चर्चाओं का है यूरोपियन पॉलिटिक्स के बीच में, यूरोप के देशों के बीच में, ब्रसेल्स में, जहां यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहां जो चर्चा है वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर है कि रूस पर प्रतिबंध तो बहुत हो गए और प्रतिबंधों का अगला चरण भी तैयार हो रहा है। यूक्रेन को इस युद्ध से जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन पर जो युद्ध थोपा गया है, उसकी भरपाई कैसे की जाए। और अब जो अनुमान या अब जो आकलन किए जा रहे हैं, वो आकलन यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को हुए हानि पर और क्षति पर किए जा रहे हैं। और ये उसी का नतीजा था कि उन्हीं चर्चाओं का से निकली हुई ये बात थी जिस वजह से जेलेंस्की ने यह मांग की कि उनको हर महीने $7 बिलियन के आसपास की, $7 से $9 बिलियन के आसपास की सहायता चाहिए यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। हम लगातार देख रहे हैं मारियोपोल शहर लगभग खत्म हो चुका है, कीव और खार्किव और उसके आसपास के पूरे इलाके, और ये हिस्सा यूक्रेन की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का गढ़ है। और अगर आप यूक्रेन के इतिहास और वहाँ के नक्शे को देखें तो मारियोपोल से लेकर यूक्रेन, कीव, खार्किव और डोनेस्क के इलाके यूक्रेन के सबसे अधिक अर्बनाइज्ड और सबसे अधिक नगरीय इलाके हैं, जहां सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि तात्कालिक तौर पर इस युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 500 से $700 बिलियन का नुकसान हुआ है। और अगर इससे पिछले हमलों को मान लिया जाए, जो पहले से लगातार यूक्रेन के ऊपर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है रूस की या पुतिन की आक्रामकता के कारण, उससे वो नुकसान $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है। $1 खरब तक का नुकसान रूस के हमले से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को हुआ है। और अब यूरोपीय देश रूस से इसकी वसूली की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और वसूली की तैयारी के लिए जो तरीका अपनाया गया है शुभम, वो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी प्रतिबंध के बाद किसी देश को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई उस देश से की जाएगी जिसने उस पर हमला किया था। दुनिया के देशों ने, खासतौर से यूरोपियन देशों ने रूस की पूरे अलग अलग विश्व के हिस्सों में फैली हुई जो संपत्तियां हैं अलग अलग तरीके की, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हों या फिजिकल एसेट्स हों, उनको जब्त किया है बड़ी मात्रा में। वो करीब करीब 35 बिलियन यूरो के आसपास की, 35 अरब यूरो के आसपास की संपत्तियां हैं। डॉलर में माने तो करीब $39 बिलियन की संपत्तियां जब्त की गई हैं जो अन्य देशों के पास हैं। इसका जो चार्ट है जो यूरोपियन सदस्य आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा 23.5 बिलियन यूरो की संपत्तियां फ्रांस में जब्त की गई हैं। इसमें रूस के जो ओलिगार्क हैं, रूस के जो बड़े उद्योगपति हैं जो पुतिन के क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा थे, उनकी एसेट्स हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनके कारखाने हैं, उनकी याट हैं, बाकी उनकी सुविधाएं हैं, बाकी बैंकों में रखा हुआ पैसा है। बेल्जियम में करीब $10 बिलियन की संपत्ति जब्त की गई है, इटली में $1.1 बिलियन की, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड और स्वीडन, यहां भी बड़े पैमाने पर रूस की संपत्तियां जब्त की गई हैं। यूरोपियन यूनियन इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है कि इन सारी संपत्तियों को बेचकर, जो जब्त की गई संपत्तियां, इन्हें बेचकर उस राशि से यूक्रेन के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि ये बहुत कम है, जितना नुकसान हुआ है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को, उस हिसाब से ये बहुत कम है। इसलिए यूरोपीय समुदाय कुछ और प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है और इस पर लगातार बात कही जा रही है कि जैसे यूरोपीय समुदाय ने कोविड के दौरान अपने देशों को सहायता दी थी, लगभग उसी आधार पर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए मदद देनी होगी। दुविधा यह है कि यूक्रेन अभी ईयू का हिस्सा नहीं है। कोशिश ये होगी कि शायद यूक्रेन को ईयू का हिस्सा बनाया जाए और नाटो का जो विस्तार हो रहा है वो भी उस एरिया में, उसको भी देखा जाए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जब्त की गई संपत्तियां शायद उन्हें वापस मिलने की, या रूस को की जो जब्त की गई संपत्तियां उन्हें वापस मिलने की संभावना खत्म होती जा रही है, क्योंकि दबाव ऐसा है कि उन संपत्तियों को बेचा जाए और यूक्रेन का इसके नुकसान की भरपाई की जाए। बिल्कुल, और ये नुकसान की भरपाई पूरी तरीके से रूस से करने के लिए, उनसे पाई का हिसाब लेने के लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी। सर, तेल पर रोक लगाने के लिए भी बातचीत चल रही थी। हमने जब परसों रूस पर एक कार्यक्रम किया था कि कब तक टिक पाएगा रूस, तो पूरी बात यहाँ पर आके अटकी थी कि जिस दिन ये तेल और एनर्जी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, समझिए रूस का खेल खत्म।
तेल पर निर्भरता खत्म करने वाली जो गाड़ी थी वो कहाँ तक पहुंची? पिछले 48 घंटों में काफ़ी गतिविधियां दिखी हैं ब्रसल्स में भी, जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी, यूरोपीय देशों को एक साथ लाकर कि अगला जो बड़ा प्रतिबंध है जो जुलाई अगस्त तक आएगा शायद, वो रूस से आने वाले तेल पर। जर्मनी से अभी भी बहुत सारी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं जहां पर मैक्रों और उनकी प्रतिद्वंदी लेपेन के बीच में मुकाबला दिख रहा है तगड़ा मुकाबला दिख रहा है। तो रूस के एनर्जी प्रतिबंध का पूरा प्रस्ताव यूरोपीय देशों की जो अपनी भीतरी राजनीति है उसमें भी थोड़ा उलझा हुआ है। लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद अगले 15 दिन से 1 महीने के भीतर सारे यूरोपीय देशों को एकजुट करके रूस के तेल पर प्रतिबंध पर सहमति बना ली जाएगी। और इसका संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से लगातार मिल रहा है जो $100 से ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस समय क्रूड ऑयल करीब करीब ब्रेंट पर $107 प्रति बैरल के स्तर पर कामकाज कर रहा है।